जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स को पहले थोड़ा सा एक इशू हो गया था। अब ये दोबारा से हमने स्टार्ट किया है, तो हम बस ये 2-3 मिनट में हम अपना ये जो सेशन है उसको रिज्यूम करेंगे। बस ज़रा कुछ पॉपुलेशन बन ले, कुछ लोग आ लें, तो ताकि फिर आपके क्वेश्चंस वगैरह भी उसी तरह से साथ साथ मैनेज होते रहें। तो मैं अपनी डिस्कशन को जो पहले बातें की हैं उनको 2 मिनट में कंक्लूड करके, उनको रीकैप करके फिर उसके बाद मैं आगे चलूँगा। जी, तो आई वाज टेलिंग कि जो चीज़ें पहले हमने पढ़ी हैं ना वो ज़रा उसको हम रीकैप कर लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। एक तो ये कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपके नॉलेज का टेस्ट है, वो आपके टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है, वो आपकी नर्व्स का टेस्ट है। इन तीनों पे हमने बात की। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स के फियर क्या होते हैं। जो सबसे बड़ा फियर हमने अभी डिस्कस किया था वो ये था कि स्टूडेंट्स की रीडिंग स्पीड नहीं होती, जिसकी वजह से वो ये अपने उसमें ना मतलब कह लें कि अपने दिमाग में एक वो फियर फील करते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा बुक्स पढ़नी पड़ेंगी तो फिर हम ये CSS रहने ही देते हैं। एक तो ये बात। और फिर जब वो इसमें कूद पड़ते हैं तो फिर मसला होता है कि जी अब कैसे पढ़ें। तो इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी रीडिंग स्किल्स की एक्टिविटीज़ हैं जो कि इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आप लोगों से शेयर होती रहेंगी। तो स्पीड रीडिंग जो है ना, स्पीड रीडिंग की एक बड़ी स्पेशल किस्म की टेक्निक है जो कि मैं 1-2 दिन लगा के स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी जितने टाइम में वो इससे पहले एक बुक पढ़ा करते थे वो उतने ही टाइम में 4 बुक्स पढ़ने तक के काबिल हो जाते हैं, अगर वो सही तौर पर उन चीज़ों को फॉलो करें और सही तौर पर उन चीज़ों को अपने साथ लेके चलें। ठीक है, वो स्पीड रीडिंग की एक्टिविटीज़ मैं करवाता हूँ, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद असल चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स का इसके अलावा जो फियर है वो उनकी रीडिंग स्किल्स के साथ साथ राइटिंग स्किल्स भी होती है। ठीक है ना। और राइटिंग स्किल्स में वो ये फील करते हैं कि जी उनके पास वोकैबलरी नहीं है, अच्छी वोकैबलरी वो यूज़ नहीं कर पाते, ग्रामर की उनके पास बड़ी कमी है और जब भी लिखते हैं अक्सर रॉन्ग लिखते हैं। ठीक है। अच्छा जी, आपके बेटा क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा अपनी बात को कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 मैं आंसर करूंगा। तो आप क्वेश्चंस बिल्कुल सेंड करते जाएं अपने। ठीक है, पहले वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैंने नोट कर लिया था और अभी मैं ये करूंगा और इंशाल्लाह फिर इन पे 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो राइटिंग स्किल्स जो है ना ये भी एक बड़ी मतलब टेंशन वाली बात होती है स्टूडेंट्स के लिए कि उनके पास वोकैबलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है। तो जाहिर है ये काम करने से ही आता है और इसके लिए भी स्पेशल टेक्निक्स हम बताते हैं जो कि टाइम टू टाइम मैं बताता रहूँगा। इसमें याद रखें, एक तो ग्रामर और वोकैबलरी में ना 2 बातें जो आज मैं जो आपको टिप देना चाह रहा हूँ वो ये है कि ग्रामर और वोकैबलरी में एक तो डरना छोड़ दें। कोई ग्रामर का स्ट्रक्चर अगर रॉन्ग होता है ना तो वो एक नेचुरल प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस के थ्रू एक टाइम आता है, कई दफा आप ना भी चेक करवाएं और किसी से करेक्शन ना भी करवाएं ना तो वो खुद ही ठीक हो जाता है। तो कैसे ठीक होता है बोला, वो रीडिंग की बेस पे ठीक होता है। याद रखें, रीडिंग इज द इनपुट ऑफ योर राइटिंग। जितनी अच्छे लेवल की आप चीजें पढ़ेंगे और रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे, तो उसी तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती चली जाएगी। जिस तरह से लिसनिंग इनपुट है स्पीकिंग स्किल्स की, बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग इनपुट है राइटिंग स्किल्स की। तो आपने अपने आप को ये बात समझानी है
कि भाई अगर मिस्टेक ग्रामर या वोकैबुलरी की हो गई है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप अच्छी रीडिंग करते रहें, वो खुद ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो फिर किसी टीचर को चेक करवाएं, ठीक है, टीचर को चेक करवाएं, और जो मिस्टेक एक दफा हो जाए और वो आपको समझ आ जाए कि आपकी ये मिस्टेक हुई है, वो फिर दोबारा ना हो, ठीक है। एक ये बात। दूसरी बात कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टेंसेस को वही ता है ती है के हवाले से वो करना शुरू करते हैं, और वो बेचारों का वो जो ट्रांसलेशन वाला मेथड है ना, वो जान ही नहीं छोड़ता। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपके लिए सजेशन ये है कि आप वो जो पहले टेंसेस और ग्रामर आपने जिस तरीके से पढ़ी हुई है ना, आप उसको एक दफा छोड़ें और कम्युनिकेटिव लेवल पे टेंसेस को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि टेंस हमारी ना ग्रामर की बेस है। उसको कम्युनिकेटिव लेवल पे पढ़ना शुरू करें। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां जाके बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो लेक्चर्स हैं, छोटे छोटे 3-3, 4-4 मिनट के मैं लेक्चर्स वहां पे रखता हूँ। प्रोफेसर नवीद साबरी के नाम से वो है, आप नोट कर लें, प्रोफेसर नवीद साबरी के नाम से वो मेरा चैनल है यूट्यूब का। वहां पे टेंसेस के एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे लेक्चर्स जो हैं वहां पे छोटे छोटे लेक्चर्स की फॉर्म में 4-5 मिनट का एक लेक्चर होता है, उसकी फॉर्म में पड़े हुए हैं। आप जरा उसको एक तरतीब से जाके जब सुनेंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गए। और आप वहीं पे नीचे अगर आप मुझे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे तो मैं वहां कमेंट से पढ़ के उसको आंसर भी कर दूंगा, ठीक हो गया। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है वहां पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और दूसरा ये अलबेरिया CSS इंस्टीट्यूट का पेज है, ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी आप अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, कोई क्वेरी होगी इंशाल्लाह, तो हम उसको जरूर एड्रेस करेंगे। अच्छा जी, लेकिन ये है, मेरे ये बात करने का मकसद ये है कि ये एक प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है। आपने पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का, जर्नलिज्म का एक चैप्टर पढ़ लिया ना, तो आपको पता चल गया हाँ जी एक चैप्टर तो मेरा कवर हो गया। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है। इंग्लिश ये नहीं आप कह सकते अच्छा जी अब मेरी ये ग्रामर पूरी हो गई है तो मैं अब ये वोकैबुलरी की तरफ जाऊंगा या जाऊंगी, और फिर वोकैबुलरी पूरी होगी तो फिर रीडिंग स्किल्स की तरफ जाऊंगी, फिर राइटिंग पे। ऐसा नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें हमें सारी चीजें साथ साथ लेके चलनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं होता। ग्रामर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करती है, वोकैबुलरी भी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करती है, इसी तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स भी स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करती है। और आप पैराग्राफ पहले लिखना सीखते हैं, फिर शॉर्ट ऐसे लिखना सीखते हैं, फिर लॉन्ग ऐसे पे जाते हैं। ज़ाहिर एक सीढ़ी के साथ हमने जाना होता है ना। अगर हम पहला ही कदम लॉन्ग ऐसे पे रखना चाहेंगे तो गिर जाएंगे और कॉन्फिडेंस इतना लूज कर जाएंगे कि शायद कभी कॉन्फिडेंस पैदा ही ना हो। जाहिर है सीढ़ी, हमने छत पे जाना है तो सीढ़ी के थ्रू जाते हैं ना, पहले सीढ़ी पे पहला कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और छत पे जाते हैं। तो अगर आप पहला ही कदम छत पे रखना चाहेंगे तो जाहिर गिरना ही। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, राइटिंग स्किल्स में भी, ग्रामर में भी, वोकैबुलरी में भी, ठीक है। और ये सारी स्टेप बाय स्टेप जो इम्प्रूवमेंट्स हैं, ये स्टेप बाय स्टेप जो स्किल्स हैं, ये सारी हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच होते हैं, बेशक ऑनलाइन भी हमारे साथ वो अटैच हों, तो हम उनके साथ ये सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें पिछले इतने सालों में मुझे मिले, जिससे मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली ये चीज़ कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स को सिर्फ अपना माइंड बनाना होता है, बाकी फिर टीचर का काम है। अगर वो टीचर को A to Z फॉलो करता है, बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो टीचर को A to Z फॉलो करता है और फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं आती ना, तो फिर तो टीचर का कसूर है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो टीचर को फॉलो नहीं करता और दरम्यान में खुद अपने वो होमवर्क नहीं करता या कुछ और वो अपनी उसमें चक्रों में पड़ जाता है और सेल्फ डिसीजन मेकिंग शुरू कर देता है और टाइम टेबल को सही तरह मैनेज नहीं करता, होमवर्क नहीं करता, तो फिर तो जाहिर है कि स्टूडेंट का उसमें फॉल्ट आता है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे चलते हैं जी। कुछ बातें मैं अभी अपनी जो बातें मैंने सोची हुई हैं उनको मैं ज़रा होल्ड पे रखता हूं, अभी मैं बाद में करता हूं। पहले ज़रा मैं ये क्वेश्चंस देख लूं कि अच्छा ये है जी, पूछा गया कि पाक स्टडीज़ के, MA पाक स्टडीज़ के साथ ऑप्शन सब्जेक्ट कौन कौन से रखने चाहिए। बेटा पाक स्टडीज़ के साथ तो आप क्या देखें ना, आपकी मैं ये समझता हूँ कि जो आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है ना, वो आपकी बड़ी हेल्प कर रहा होता है, आपको ज़रूर उसको फॉलो करना चाहिए।
पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री है या जो भी आपको सूट करता है, आप उसका सिलेबस देखें। देखिए मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आप पहले सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो खुद देखें, ठीक है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पर वो जो सिलेबस है वो परचेज करें, वो कमीशन की वेबसाइट से, फेडरल प्रोसेस कमीशन की वेबसाइट से ना आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले आप उसको देखें, सिलेबस को, सब्जेक्ट्स जो कि आप चूज करना चाह रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को आप पहले सिलेबस उसका देखें, कितने टॉपिक्स हैं और किस तरह के टॉपिक्स हैं। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करें कि पास पेपर्स लें और उसी सब्जेक्ट के पास पेपर्स पकड़ें और पास पेपर से क्वेश्चंस पढ़ के समझने की कोशिश करें कि क्या कुछ समझ आती है, क्या ये सब्जेक्ट आपके कुछ इंटरेस्ट का है कि नहीं है। तो फाइनल बात मैं ये करूंगा कि बेटा जरूर आप मुझे पूछें कि कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, मैं भी आपको गाइड करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप खुद जज हैं, आप इंडिपेंडेंट हों अपनी स्टडीज के हवाले से। मैं आपको जस्ट गाइड कर सकता हूं, लेकिन जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, जिसका पढ़ने को आपका दिल करे ना, आप वो सब्जेक्ट रखें, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियंस होती हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि आपको हर वो सब्जेक्ट नंबर देता है जिसका आपको पढ़ने को दिल करे और आप उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें और एग्जाम में अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करके चीजें लिख के आए, आपको नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए जरा खुद सिलेबस को भी देखें। बाकी पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं। सोशियोलॉजी स्पेशली जो पाकिस्तान स्टडीज जिन्होंने पढ़ी हुई है उनके लिए सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, ये अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुपिंग। अच्छा जी, बाकी फिर आप हमारे पास अगर एकेडमी में आते हैं तो फिर हम आपको सिलेबस से देख के 1 बाय 1 ग्रुप वाइज आपको जरूर गाइड कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर ये पुराने स्टूडेंट्स भी मुझे नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक हूँ, हाल पूछा है मुझे। प्लीज डिफाइन 2 years प्रिपरेशन प्लान फॉर CSSPMS। बेटा 2 years प्रिपरेशन प्लान जो है ना, वो अगर तो आप मेरे से ये पूछ रहे हैं कि आपने खुद कैसे टाइम टेबल बनाना है, तो मैं यही कहूँगा कि आप वीकली बेसिस पे टाइम टेबल बनाएं, इंग्लिश को डेली थोड़ा थोड़ा टाइम दें और बाकी सब्जेक्ट्स को पहले आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ें, बाद में कंपलसरी की तरफ आए, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में थोड़ी सी जनरलाइजेशन होती है। मतलब आपने करंट अफेयर्स जब पढ़ना है, पाकिस्तान अफेयर्स जब पढ़ना है, वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जैसा कि सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पाकिस्तान अपना पॉलिटिकल साइंस या कोई इस तरह के सब्जेक्ट जो भी आपने रखे वो पढ़ के आएंगे तो आपको इधर ये ज्यादा समझ आएगा। अगर किसी ने कुछ साइंसेस के सब्जेक्ट रखे हुए हैं तो वो पढ़ के आएंगे तो आपको जनरल साइंस ज्यादा समझ आएगी। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि पहले आप इंग्लिश को साथ साथ चलाएं, पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ें और बाद में कंपलसरी की तरफ आए। और ठीक है, बाकी फिर अगर आप अकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसा कि ऑनलाइन हमारी अकेडमी के भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सेशन चल रहे हैं, वो फिर आप जो सब्जेक्ट्स आप ले रहे हैं वो सारे साथ साथ चला लें। अच्छा जी, पूछा गया जी विच बुक इज द बेस्ट टू इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स। बेटा रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है न्यूज़पेपर रीडिंग, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग है। और कुछ दिनों तक मेरा यूट्यूब पे लेक्चर जो है वो रीडिंग स्किल्स के स्पीड रीडिंग का भी मैं रख दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये सीखने में कि आपने अपनी रीडिंग की स्पीड कैसे बेहतर करनी है, ठीक है। लेकिन न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे अच्छा है। बाकी कोई ऐसी बुक नहीं मैं कह सकता कि जी ये बुक पढ़ेंगे आपकी स्पीड रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी। न्यूज़पेपर पढ़ें, पढ़ते चले जाएं, और जितना ज़्यादा स्पीड से पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, ये जहन में रखना है। बहुत पते की बात है कि जितना ज़्यादा स्पीड में आप पढ़ना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपकी रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहा हूँ। आप जितना फंस के पढ़ेंगे और एक एक लाइन को बार बार पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होंगे और उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग डाउन जाएगी। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन आया जी सर इंग्लिश की कोई बुक बता दीजिए जो बेसिक पे ग्रैब अच्छी बन जाए। बेटा इंग्लिश की बुक्स जो हैं वो एक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है जॉन ईस्टवुड की, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जॉन ईस्टवुड की, ये इनिशियल लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बुक होती है, ठीक है। तो बाकी कोई मतलब अगर आप हमारा सेशन भी ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, उसमें तो फिर इंशाल्लाह हम आपको एक पूरे वे में लेके चलेंगे ना।
अच्छा जी, ग्रामर वोकैबुलरी बिल्कुल सर क्या कह रहे हैं सर, अगर इंग्लिश ग्रामेटिकली और वोकैबुलरी बिल्कुल लाजमी है जी। जाहिर है वोकैबुलरी और ग्रामर नहीं होगी तो आप राइटिंग कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? आप अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो लिख के कैसे भेजेंगे? तो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश हर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी सर, एसे प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताते हैं जी। बेटा एसे प्रिपरेशन के लिए जो मैंने अभी अभी एक टिप दी है ना, उसको आप अगर पल्ले बांध लेना तो आप ऐसे बहुत अच्छा लिखना शुरू हो जाएंगे। कौन सी वाला? कि ऐसे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। पहले पैराग्राफ राइटिंग पे आए, पहले पैराग्राफ को ज्वाइन पहले जो है वो पैराग्राफ राइटिंग सीखें, फिर शॉर्ट ऐसे राइटिंग सीखें, फिर लॉन्ग ऐसे पे। ठीक हो गया जी। आगे क्वेश्चन आया है कि बुक पढ़ने के लिए इंटरेस्ट कैसे ला सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन। जाहिर है बेटा, इंटरेस्ट तो आपकी नेचुरल होती है, ठीक है। अब जाहिर है मेरी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों की होती है। इंटरेस्ट तो नेचुरल है, जो आपका सब्जेक्ट एरिया होता है वो आपकी इंटरेस्ट बन जाता है। लेकिन यह है कि मैं ये समझता हूँ कि कंटिन्यूस रीडिंग से आपकी इंटरेस्ट बनती है। जितना आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, मैंने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि जिस एक बंदे ने एमएससी मैथमेटिक्स किया था, उसने पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, बिल्कुल नया सब्जेक्ट था उसके लिए, और बड़े अच्छे उसने मार्क्स लिए और वो क्लियर कर गए, ठीक है, क्वालिफाई कर गए। पढ़ा कैसे उसने? पढ़ा उसने ऐसे है कि पॉलिटिकल साइंस को भी उसने बड़े मैथमेटिकल वे में पढ़ा, और ये काफ़ी हद तक मैंने ही उसे गाइड किया था कि आप पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक पकड़ें, उसमें हर टॉपिक में हर 2 पैराग्राफ के बाद रुकना है, और रुक के हर पैराग्राफ का मेन आइडिया, हर पैराग्राफ के बाद भी रुक सकते हैं, 2 पैराग्राफ के बाद भी रुक सकते हैं, 3 पैराग्राफ के बाद भी रुक सकते हैं। आपके अपने उस पर वो जो क्या कह लें कि स्किल पे डिपेंड करता है कि आपकी जो है वो मेमोरी कितनी शार्प है। और रुक के करना क्या है, साथ साइड पे नोट्स बनाते जाएं। हर पैराग्राफ जो आपने पढ़ा है उसका एक मेन आइडिया लिख लें। मेन आइडिया जस्ट 3, 4, 5 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा पूरी लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी। मेन आइडिया लिख के आगे चलें, फिर आगे चलें, फिर आगे चलें। शुरू में जब आप लिख रहे होंगे ना, तो आप हो सकता है बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं, लेकिन याद रखें 1 महीने के बाद आप अपने उसी लिखे हुए को पढ़ेंगे तो आप बड़ी सारी मिस्टेक्स उसमें निकाल लेंगे। और ये इम्प्रूवमेंट कब कैसे आई है? ये इसी प्रैक्टिस से तो आई है। हमारा स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता, वो पहले दिन ही टेंशन ले लेता है। हालांकि टेंशन लेने का टाइम होता है कि 3 महीने आपने पढ़ा है फिर भी समझ नहीं आई, तो टेंशन होनी चाहिए। हमारा स्टूडेंट जिस दिन पढ़ना शुरू करता है उस दिन साथ ही टेंशन भी शुरू कर देता है बेचारा। तो प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं होता, वो सोचता रहता है कि क्या करें क्या करें, वो क्या करने में ही अल्लाह माला करता है। अच्छा जी, यूट्यूब चैनल का नाम उन्होंने पूछा है प्रोफेसर नवीद साबरी जी, PROFNAVEEDSABRI, प्रोफेसर नवीद साबरी, यही मेरे नाम के नाम से यूट्यूब चैनल है जी। आगे पूछा गया है जी मैथ कम्युनिकेशन के साथ कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए? बेटा सब्जेक्ट आपके अपनी इंटरेस्ट के हैं। मेरा ख्याल है मैथ कम्युनिकेशन के साथ आप पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, सोशियोलॉजी है, जो आपके वो ग्रुप वाइज आपको वो बनते हैं वो रख लें अपनी इंटरेस्ट पे लेके। मैं अगेन वही कह रहा हूँ, अपनी इंटरेस्ट। अच्छा जी, उसके बाद है जी CSS में कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? बेटा 600 नंबर का ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है और 600 जो है वो कंपल्सरी होता है। सर बीटेक इलेक्ट्रिकल के साथ कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए? हाँ, आपका सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा टेक्निकल साइड पे आ जाता है। एक तो आप देखें, अगर मैथ फिजिक्स वगैरह आप रख सकते हैं ना तो वो जरूर रखें, अगर आप कॉन्फिडेंट फील करें तो, ठीक है। अदरवाइज फिर आप एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आजकल बड़े अच्छे सब्जेक्ट जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस स्पेशली तो जरूर रखें। आगे जी, स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाया जाए? अभी साथ साथ क्लासेस भी हो रही हैं बेटा, वो मैंने ये साकिब साहब ने पूछा है। क्लासेस भी हो रही हैं जी यूनिवर्सिटी की, तो इसलिए उन्होंने कैसे टाइम टेबल बनाया जाए। तो बेटा टाइम टेबल मैंने आपको बताया कि आप ये देखें कि आपके पास दिन में कितने आवर्स हैं जो आप दे सकते हैं। उनमें से 1 आवर तो सीधा इंग्लिश को दे दें, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर भी हो सकता है, वो कोई बुक भी हो सकती है। जो बाकी टाइम है वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, एक दिन में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट कभी ना पढ़ें, या फिर एक वीकली बेसिस पे बना लें।
कि हर वीक में एक सब्जेक्ट पकड़ें और उसके 5-7-10 टॉपिक कवर करके फिर आगे चलें। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन आया जी, आप क्या सजेस्ट करेंगे सर, मैंने कुछ सोचे हुए हैं। जी ठीक है, आपने जो सोचे हुए हैं आप उनके वही के पास पेपर्स को देखें और उनके सिलेबस को देखें कि क्या आपको कुछ उसमें बात पल्ले पड़ती है कि नहीं। अच्छा जी, इसके बाद है जी आगे सर ऐसे कि इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट के साथ एंटी थीसिस को मेंशन करना लाजमी ज़रूरी है, इफ़ यस देन व्हाई। बेटा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि एंटीथेसिस को करना चाहिए। आप माशाल्लाह अली अवान कोई अच्छा खासा पढ़े हुए लगते हैं कि आपको ऐसे राइटिंग के बारे में पता है डिटेल में। तो बेटा मैं ये समझता हूँ कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर ही आपका जो आइडिया है वो एक स्ट्रॉन्ग आइडिया आपको देना है। आप अपने आइडियाज़ को मिक्सचर ना बनाएं हर चीज़ का। आप अपने आइडिया में आप अपने ऐसे में एक पॉइंट लेके चलें, एक आइडिया लेके चलें और उस आइडिया को प्रूव करें। ठीक है, और एक और हमारा स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करता है थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से कि थीसिस स्टेटमेंट असल में इंट्रोडक्शन का पार्ट होती है, इंट्रोडक्शन से अलग कुछ नहीं है। अगर आपने आउटलाइन के साथ थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही एडिशनली लिख ली है तो दैट इज जस्ट एन एडिशन। ठीक है, दैट इज जस्ट एन एडिशन। असल चीज ये है कि थीसिस स्टेटमेंट इज नॉर्मली द लास्ट 1 or 2 लाइंस ऑफ इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ठीक हो गया जी। सर क्लासेस कब स्टार्ट हो रही हैं या ऑन लोकेशन किस जगह हैं? बेटा इस वक्त मैं जो आपके सामने जो बातें कर रहा हूं और एंड पे मैं आपको बताऊंगा, ये मैं तो ऑनलाइन क्लास के हवाले से आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मैं तो इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास पढ़ाता हूँ और उस ऑनलाइन क्लास में इंशाल्लाह जो स्टूडेंट आते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं। ठीक हो गया जी, ऑनलाइन क्लास का पूरा पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी वेल रेनर मार्टन। हाँ जी, रेनर मार्टन अच्छी बुक है। अली अवान ने पूछा, रेनर मार्टन बहुत अच्छी बुक है, लेकिन कहीं कहीं जाके रेनर मार्टन इतनी डीप हो जाती है कि वो आपके लिए फ़ायदा नहीं है। वो इंग्लिश ग्रामर का स्टूडेंट पढ़े तो पढ़े, तो इसलिए जो आगे जाके एनालिसिस के टॉपिक्स हैं उनमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है रेनर मार्टन में। हाँ, रेनर मार्टन में एक तो आप बेसिक टॉपिक जो बेसिक एक्सरसाइजेस हैं वो करें और जो प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं वो करें, टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, पंक्चुएशन, ये वो चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से बड़ी हेल्प दे सकती हैं। और फिर एक और बड़ी अच्छी चीज़ जो रेनर मार्टन में है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस अगर आप सीख लें ना तो वो आपको प्रेसी राइटिंग में बड़ा हेल्प करती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो मैं तो खैर जब प्रेसी पढ़ाता हूँ तो फिर उसमें मैं स्पेशल उसकी एक्सरसाइजेस मैंने बनाई हुई हैं जिसमें वो मैं टेक्निक्स यूज़ करवाता हूँ कि आप इस तरह से प्रेसी लिखें। अच्छा जी, फिर उसमें है जी सर स्मार्ट स्टडी क्या होता है? स्मार्ट स्टडी यही होता है कि जिस सब्जेक्ट को, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन होता है ना वैसे ही स्मार्ट स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप एक ही जैसा टाइम हर सब्जेक्ट को ना दें, बल्कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको ज़्यादा टाइम दें और जिसको कम ज़रूरत है उसको कम टाइम दें। जी आगे जी पूछा गया है कि सर आई हैव 3 years for preparation but I don't know where to start. Which book should use for English Islamic? देखिए बेटा, आपके पास 3 साल है। सबसे पहले तो आप सिलेबस लें। सिलेबस में देखें, सब्जेक्ट्स देखें कौन कौन से आप हैं, तो सब्जेक्ट्स चूज करके आहिस्ता आहिस्ता उनको पढ़ना शुरू करें, पास पेपर्स देखें। और सबसे पहला मेरे YouTube चैनल पे एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की वीडियो पड़ी हुई है कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के थ्रू CSS की प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि पहले आपने क्या करना है, बाद में क्या करना है। ये शहनाज जहूर ने पूछा था जी। उसके बाद है जी ये भुट्टो साहब हैं, पूछ रहे हैं जी सर सॉरी आपने इंग्लिश की बुक कौन सी बताई है, प्लीज नेम अगेन। बेटा वो है ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ये ज़रा इनिशियल लेवल के लिए है, फिर आगे चल के रेनर मार्टन भी हो सकती है, लेकिन रेनर मार्टन सारी पढ़ना फजूल है। ठीक है, सिलेक्टेड एरियाज। और वो जो है वो दूसरा क्या मैंने बताया था, हाँ ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर जो है ना वो कम्युनिकेटिव लेवल पे बड़ी ज़बरदस्त बुक है।
आप ज़रूर पढ़ें, उसमें कोई इश्यूज हो तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं जी, रिस्पेक्टेड सर यूट्यूब चैनल पे टेंसेस के लेक्चर हैं जी? बिल्कुल हैं, ये शफीक साहब मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो टेंसेस के लेक्चर बिल्कुल हैं शफीक साहब। अच्छा जी, आगे है जी, पॉलिटिकल साइंस के साथ कौन सी ऑप्शन बेहतर रहेगी? पॉलिटिकल साइंस खुद एक बहुत हैवी सब्जेक्ट है, इसके साथ मेरा ख्याल है कि सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, ठीक है, हिस्ट्री, इस तरह करके ना जो इसके मिलते जुलते सब्जेक्ट हैं जो दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हमें वो रखने चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। ऑनलाइन क्लास कब है सर आपका इंस्टीट्यूट में? जी बेटा, ऑनलाइन क्लास हमारी ना इसी फ्राइडे को स्टार्ट हो रही है, 15 तारीख को। मैं उसका आपको पूरा वो पैटर्न वगैरह बता देता हूँ, ठीक है। अभी मैं कोई थोड़ी सी चीज़ें मेरी रह गई हैं जो मैं जनरलाइज फॉर्म में डिस्कस करनी है, फिर उसके बाद आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस भी, और फिर उसके बाद आपको मैं क्लास का भी पूरा बताऊंगा कि किस तरह से है। बस थोड़ा सा वेट कर लें। अच्छा, जो बात बेटा मैं कर रहा था ना, उसमें एक बात जो मुझे बड़ी मतलब मेरा बड़ा दिल है कि मैं आप लोगों से करूं, वो है जी मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे। एक्सपीरियंस की बेस पे ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा नोट करना कि एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स के इंग्लिश लैंग्वेज में उतने प्रॉब्लम होते नहीं हैं जितना वो टेंस होते हैं, ठीक है। और फिर टेंस होने के बाद जब वो टीचर को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब मैंने देखा है, अभी कल की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरी जो मिस्टेक्स हैं डेली आप मुझे होमवर्क चेक करके सेंड करते हैं, तो मैं तो देखती हूँ डेली उतनी ही मिस्टेक्स होती हैं मेरी। तो मैंने कहा क्या ख्याल है, जो मिस्टेक एक दफ़ा आपकी हो जाती हैं क्या उसी तरह की मिस्टेक होती हैं? मतलब मैंने अगर एक जगह पे आपको बताया कि इस तरह की सिचुएशन में, मतलब अभी चंद दिनों की बात है, एक स्टूडेंट ने सेंटेंस लिखा था कि पोल्यूशन इज कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, ये सेंटेंस था। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो मैंने उसे कहा कि चूंकि यहाँ पे हमें एक रूटीन शो करनी है, एक परमानेंट एक्शन शो करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है, और इसकी जगह पे आना चाहिए पोल्यूशन कॉजेज मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। कॉजेज आना चाहिए, इज कॉजिंग नहीं आना चाहिए, ये टेंस यहाँ पे रॉन्ग यूज किया है आपने। तो मैंने कहा जब आपको ये मैंने बता दिया, अब पता चल गया ना, क्या अगले दिन भी यही मिस्टेक हुई? कहती जी नहीं, अगले दिन और थी। तो मैंने कहा वो और ठीक हो जाएंगी। अब वो बेचारी इतनी टेंस थी कि मिस्टेक्स की इंप्रूवमेंट हो भी रही है, लेकिन फिर वो सोच रही है जी अब मैं तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। अब इसी टेंशन में वो बेचारी जो काम आधे घंटे में हो सकता है ना, उस पर घंटा लगाती होगी। वजह टेंशन, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बेटा कॉन्फिडेंस पैदा कर, टेंशन को साइड पर रखें, अल्लाह ताला पे कामिल ईमान रखें, और कामिल ईमान रख के आप बस पढ़ते चले जाएं, और टीचर जो बता रहे हैं उन मिस्टेक्स को रिमूव करते चले जाएं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते चले जाएं जो टीचर्स आपको बता रहे हैं। इंग्लिश में स्पेशली, चूंकि जो मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, चूंकि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब ये है कि एक दिन आपकी कुछ मिस्टेक्स रिमूव हुई हैं, नेक्स्ट डे कुछ और होंगी, नेक्स्ट डे कुछ और होंगी। इसी इसी तरह से ग्रामर के साथ साथ वोकैबुलरी में भी इंप्रूवमेंट्स आएंगी, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ने एक जगह पे वर्ड लिखा था जॉइन, हालांकि वहां पे कनेक्ट आना चाहिए था। अब मैंने उसको बता दिया कि यहाँ पे जॉइन और कनेक्ट का क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसी तरह से एक जगह पे स्टूडेंट ने लिखा था एनलार्ज, हालांकि वर्ड आना चाहिए था एक्सपैंड। अब एनलार्ज और एक्सपैंड तो दोनों सिनोनिम तो हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना मीनिंग भी तो है। एनलार्ज जो है वो सिर्फ एक साइड को होता है, मतलब एक सीधी डायरेक्शन में होता है, और एक्सपैंड हर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब जो वर्ड जहां पे आना है वो वोकैबुलरी की इंप्रूवमेंट जाहिर है स्टेप बाय स्टेप ही होगी ना। आपको कैप्सूल तो नहीं है कि आपको खिला दिया जाए और आपको उसमें हो जाए, माहिर हो जाए।
लेकिन कम से कम इतना ज़रूर है कि एक ऐसा ट्रैक टीचर आपको प्रोवाइड कर देता है कि जिस पे आप चलते चले जाते हैं और आपका लैंग्वेज इंप्रूव होती चली जाती है। ठीक है। और फिर दूसरा बात यह है कि हमने तो ये भी सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप हमारे पास पढ़ते हैं ऑनलाइन और आपका सेशन कंप्लीट हो भी जाता है तो हम आपको वंस अ वीक होमवर्क आपको देते रहेंगे। आप उसको सॉल्व करके वंस अ वीक पूरी असाइनमेंट, एक अच्छी हैवी किस्म की असाइनमेंट जिसमें लॉन्ग ऐसे भी होगा, प्रेसी भी और सारी चीज़ें, वो आप हमें वापस करके सेंड करेंगे। हम आपको चेक करके उसका करेक्शन सेंड कर देंगे, उसके ऊपर फीडबैक भी देंगे। ठीक है। तो इस तरह से जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाएंगे, हम आपको अपने साथ लेके चलेंगे, हम आपको अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। राइट। अच्छा, और दूसरी बात जो मैं स्पेशली आपसे करना चाह रहा हूँ, एक तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने कहा ना कि स्ट्रेस में ना आए और टीचर को की गाइडेंस को फॉलो करते चले जाएं, स्ट्रेस में ना आए। और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया का यूज़, देखिए सोशल मीडिया बहुत पॉजिटिव चीज़ भी, आप देखिए ना, आप मेरे सामने बैठे हैं, हम एक बड़ी प्रोडक्टिव किस्म की डिस्कशन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप हैं, सोशल मीडिया के यूज़ में हमें बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इसको यूज़ करना चाहिए। ये बड़ा टाइम वेस्ट करता है। ठीक है। खामखा फेसबुक ना देखें, सिर्फ अपने काम पे, टारगेट पे रहें। ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप उतने ही ज्वाइन करें। मैंने देखा है सीएस के स्टूडेंट ने 15 व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं जिसमें सीएस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। कई दफ़ा मटेरियल आ रहा होता है, वो ऑथेंटिक मटेरियल नहीं होता, और फिर इतनी लंबी चौड़ी बुक्स आ रही होती हैं, वो सारी बुक्स स्टूडेंट डाउनलोड करने पर रहते हैं, उनको पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता। ठीक है। तो आप एक दो ग्रुप ज्वाइन कर लें व्हाट्सएप पे अगर करने हो। ठीक है। आप अगर हमारे पास मतलब हमारे साथ अटैच होंगे तो जाहिर है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो उसमें हम वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन सारी आपको देते रहेंगे जो कि आपकी रिक्वायरमेंट हो। राइट। तो ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप यूज़ ना करें। जितने व्हाट्सएप ग्रुप में आप जाएंगे, वो एक तबीयत में होता है ना, अच्छा यहाँ पे शायद वो अच्छी बात हो, तो 15 व्हाट्सएप ग्रुप को अगर आपने डेली देखना हो, याद रखें, तो एक दिन में एक दफ़ा भी अगर आप एक ग्रुप को देखें ना, और 10-15 मिनट एक ग्रुप पे लगाएं, तो ज़रा नोट करें कितना टाइम जाता है। इसलिए ये लंबे चौड़े चक्कर में ना पड़े। एक दो ग्रुप्स को ज्वाइन करें जो आपके ख्याल में अच्छे हैं, अदरवाइज बाकी को लीव कर दें। ठीक है। और अपना फोकस अपनी स्टडीज़ के ऊपर रखें। राइट। अच्छा, ये दो बातें मैंने करनी थी आपसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ पा रही होती करना क्या है। असल में ये इशू होता है कि टाइम वेस्ट हो रहा होता है उधर। अच्छा जी, अब आपके क्वेश्चन, अच्छा आपके क्वेश्चन जो है ना वो मैं अभी लेता हूँ, लेकिन मैं पहले ज़रा डिस्क्राइब कर दूँ कि ऑनलाइन हमारा सेशन है, इसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, और मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर दूं कि ये होता कैसे है। ठीक है। ऑनलाइन का बेटा सेशन जो हमारा है ना, वो है इस फ्राइडे को स्टार्ट हो रहा है। हर 3 वीक्स के बाद हमारा ये सेशन स्टार्ट होता है, जिसका कि अलग टाइम टेबल होता है, और 3 मंथ्स हमारा टोटल टाइम है, 12 वीक्स, जिसमें हम आपको एक बिल्कुल बुनियाद से लेकर, पहले दिन मैं आपको लॉन्ग ऐसे लिखना नहीं सिखाता या ब्रेसी लिखना नहीं सिखा देता। पहले दिन बिल्कुल छोटी सी इब्तदा टेंसेस के बेसिक लेवल से और पैराग्राफ राइटिंग के बेसिक से होती। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 मंथ्स में आपको उस लेवल पे हम लेके जाते हैं कि जिस लेवल पे आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, और जूम सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हमारी क्लास होती है। राइट। हम आपको लिंक सेंड कर देते हैं, वो आप उसके थ्रू क्लास ज्वाइन करते हैं। राइट। और कैम्प स्कैनर सॉफ्टवेयर है, आपको डेली होमवर्क मिलता है, छोटा छोटा होमवर्क डेली मैं देता हूँ, और एक बड़ा होमवर्क जो है थोड़ा सा बड़ा, वो वीकेंड पे मिलता है, फ्राइडे। ठीक है। अच्छा, छोटा छोटा सा होमवर्क होता है डेली के लिए। डेली शुरू में एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, फिर आगे चल के एक छोटी सी प्रेसी करनी होती है। वो डेली होमवर्क आपको मैं देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, जो लोग हमारे साथ क्लास में इनरोल हो जाते हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। व्हाट्सएप ग्रुप में हर क्लास जो है, जैसे ही क्लास एंड होती है, मैं नेक्स्ट डे का होमवर्क सेंड कर देता हूँ।
ठीक है। वो होमवर्क सेंड करने के लिए मैं टाइम बताता हूँ कि इस टाइम तक आपने होमवर्क सेंड करना है। उसका तरीका क्या है कि कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर है, वो इंस्टॉल करते हैं, फ्री इंस्टॉल हो जाता है, फ्री यूज होता है। आप कुछ लिखते हैं, आपको पूरा तरीका बताया जाता है कि किस तरह से आपने कैम स्कैनर की एक फाइल बनानी है, पीडीएफ फाइल। ठीक है। आप कैम स्कैनर से उसको स्कैन करते हैं, अपने लिखे हुए जितने भी पेजेस हैं, बेशक 10 पेजेस हों, शुरू शुरू में तो खैर एक दो ही होते हैं, लेकिन जो वीकेंड का होमवर्क होता है उसके 4-5-6 भी हो सकते हैं। जितने भी पेजेस हों, आप उनकी पिक्स लेके, उनका एक प्रॉपर आपको तरीका बताया जाता है, उन पिक्स के साथ उसको इकट्ठा एक फाइल में इकट्ठा करके एक पीडीएफ फाइल बना के आप सेंड कर देते हैं। ठीक है। मैं उसका अपने पास प्रिंटर से प्रिंट निकालता हूँ, प्रिंट निकाल के उसको रेड पेन से चेक करता हूँ, चेक करके उसकी पिक्स में उसी तरह व्हाट्सएप ग्रुप में वापस रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है। और ये ग्रुप से, चूंकि क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स इकट्ठे होते हैं, तो मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप्स जो हैं वो हर सेशन में बॉयज़ का ग्रुप अलग होता है, गर्ल्स का अलग होता है। ठीक है। तो समटाइम गर्ल्स को ये होती है उनकी ये थोड़ा सा इशू, तो उनके फ़ोन नंबर्स जो हैं वो मतलब कहीं इधर उधर नहीं जाते। गर्ल्स का अलग ग्रुप होता है, बॉयज़ का अलग ग्रुप होता है। ठीक हो गया जी। आप सब हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, बड़े मोतबर होते हैं हमारे लिए। अच्छा, तो वो उसी तरह से मैं उस होमवर्क को वापस सेंड कर देता हूँ, पिक्स लेके जो मैंने चेक किया होता है। अच्छा, फिर स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट वो उन पिक्स से देख के अपना होमवर्क जो उसके पास मौजूद होता है वो रेड पेन से उसको अंडरलाइन कर लेता है जहां जहां पे उसकी मिस्टेक निकली है। फिर जब नेक्स्ट डे हर क्लास के जो पहले 15 मिनट्स है ना, वो उसी होमवर्क की डिस्कशन होती है जो मैंने कल उनको चेक करके भेजा होता है। ठीक है। तो डेली डेली आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता रहता है और डेली डेली आप उसको इम्प्रूव करते चले जाते हैं। और जब वीकेंड आता है फ्राइडे, तो उस दिन आपको कोई इस तरह का होमवर्क दिया जाता है कि जिसमें आपके कुछ 3-4 घंटे लगते हैं। ठीक है। क्योंकि 5 डेज अ वीक क्लास है। ठीक है। 5 डेज अ वीक क्लास है, डेली 1 आवर की क्लास है, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो सैटरडे संडे में बड़ा आपके पास टाइम होता है, तो आप कोई 3-4 आवर्स तक का जो होमवर्क होता है मैं देता हूँ। लेकिन डेली जो मैं होमवर्क दे रहा होता हूँ ना, वो 30 मिनट से 1 आवर से ज्यादा का नहीं होता। मतलब अगर डेली रूटीन में काम करता जाए ना स्टूडेंट, तो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़े और इंग्लिश को सिर्फ क्लास ले और क्लास के अलावा 30 मिनट से 1 आवर सिर्फ होमवर्क के लिए दे दे, तो वो होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। राइट। ये पूरा पैटर्न है इसका। जूम सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, क्या काम करना है, वो सारा आपको सिखा दिया जाता है जब आप क्लास में आते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास रखी है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारी फर्स्ट क्लास होती है जो हर 3 वीक्स के बाद जब नया सेशन स्टार्ट होता है तो फ्राइडे को होती है। ठीक है। तो फ्राइडे को 15 को हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, ओरिएंटेशन होगा। और ओरिएंटेशन में आपको मैं पूरा ब्रीफ करूंगा कि किस किस तरीके से हमने फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, सेकंड वीक में क्या पढ़ना है, थर्ड वीक में क्या पढ़ना है, और इस तरह से कैसे लेके चलना है चीज़ों को। और फिर उसके बाद फर्स्ट जो डे होगा फ्राइडे का, उस दिन मैं थोड़ा सा फर्स्ट टॉपिक भी बताऊंगा, जैसा कि टेंसेस का एक बेसिक जो है ना वो कॉन्सेप्ट उससे मैं स्टार्ट करूंगा। फिर आपको मैं होमवर्क दूंगा। अच्छा, होमवर्क 2 तरह के होते हैं। होमवर्क एक तो ये होता है कि करना क्या है, कोई राइटिंग स्किल्स या कोई पैराग्राफ राइटिंग या जो भी है वो बता दिया जाएगा। दूसरा होमवर्क अक्सर ये भी होता है कि यूट्यूब से फलां लेक्चर सुन के आए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट यूट्यूब से जब लेक्चर सुन के आएगा ना, तो एक बैकग्राउंड बना के आएगा। इसलिए जब वो मेरे पास क्लास में बैठा होगा तो वो बिल्कुल रॉ फॉर्म में मेरे पास नहीं आएगा मेरे सामने। मेरी बात को समझने के लिए ना वो बैकग्राउंड पहले से बना के आएगा। तो मैं पहले से बता देता हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई कल आपने यूट्यूब के ये लेक्चर सुन के आने हैं मेरे चैनल से। तो वो स्टूडेंट जब सुन के आता है तो वो भी होमवर्क में इंक्लूड होने की वजह से स्टूडेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है। तो स्टूडेंट बड़ा अच्छे तरीके से फिर अगले दिन के लेक्चर को समझ लेता है, अदरवाइज उसको लेक्चर समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, एक बात मैं ये भी बता दूं क्लास के हवाले से कि हमारी क्लास जो है उसमें होमवर्क के ऊपर बड़ा मैं फोकस करता हूँ। डेली होमवर्क के ऊपर फीडबैक दिया जाता है, वीकली बेसिस पे भी दिया जाता है। ठीक है। और एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट कई दफ़ा अगर आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि ना
क्लासेस ऑनलाइन ले रहे होंगे या ले चुके होंगे, आपको पता होगा कई दफ़ा नेटवर्क का इशू आ जाता है आपके साइड पे। आप कहीं बलूचिस्तान में बैठे हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ, ठीक है, या आप कहीं डीजी खां में बैठे हैं, ठीक है, या इवन लाहौर में भी बैठे हैं, तो कई दफ़ा सिग्नल्स का इशू आ जाता है और लेक्चर में कुछ ब्रेक स्टूडेंट को फील होती है कि जी वो कोई कभी कई दफ़ा डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट होता है नेटवर्क। तो कई दफ़ा ऐसा हो सकता है, वैसे अक्सर तो नहीं होता लेकिन कभी कभार ये हो सकता है कि नेटवर्क की ब्रेक आए। तो उसके लिए फिर मेरे पास पूरा उसका इंतज़ाम मौजूद है कि अगर आपका 1, 2, 4 मिनट का भी लेक्चर मिस हो गया, ठीक है, और आपका नेटवर्क का इशू हो गया, तो साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है, साथ साथ रिकॉर्डिंग हो रही होती है। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है उसके 10 मिनट के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो बना होता है सबके लिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस लेक्चर का लिंक सेंड कर देता हूँ, ठीक है, और हर लेक्चर 48 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है उस लिंक के साथ, ठीक है। आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, आगे से लेक्चर ओपन हो जाता है, पासवर्ड होता है, वो पासवर्ड दे के आप लिंक पे एंटर होते हैं, तो आगे से वो लेक्चर ओपन हो जाता है। आप ये देखते हैं कि आपका कहाँ से मिस हुआ था, तो वहां से आप दोबारा सुन लेते हैं और वो लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये इशू ही कोई नहीं है कि जी आप नेटवर्क का इशू आएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेक्चर मेरी तरफ से रिकॉर्ड हो रहा होता है, इसलिए लेक्चर की रिकॉर्डिंग में कभी कोई इशू नहीं आता, ठीक है। इस तरह करके ये हमारा पूरा सेटअप है। आप ये जो अलबहरिया के पेज के ऊपर सारे फ़ोन नंबर्स वगैरह दिए गए हैं, आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं क्लास के लिए, ठीक है। बड़े फुल प्रूफ तरीके से हमारी क्लास चल रही है और आप ज़रा नोट करें कि कितना फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का, कि आपकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट बचती है, आपका ट्रैवलिंग का टाइम बचता है, ठीक है, और आपको घर बैठे एक बड़े कंफर्टेबल वे में, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आपको क्लास दे दी जाती है, ठीक है। और फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट्स की तादाद अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा ना रखूं। स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो मैं अपनी क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं रखता, सिर्फ मैं उतने ही स्टूडेंट्स को क्लास में रखता हूं एक सेशन में कि जिनका होमवर्क मैं डेली चेक करके सेंड कर सकूं। मैं ओवरबर्डन नहीं होना चाहता, ठीक है। सो इसलिए ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि फिर ऐसा होता है कई दफ़ा कि स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन के लिए आता है हमारे पास तो हम कहते हैं कि भाई इस सेशन में टाइम नहीं है, आप फिर नेक्स्ट जो 3 वीक्स बाद वाला है, जो 3 वीक के बाद स्टार्ट होगा उसमें आप आ जाइएगा। 3 मंथ का टोटल सेशन है, ये जहन में रखें, और हर सेशन जो है वो हर दफ़ा नया सेशन 3 वीक्स के बाद स्टार्ट होता है। मतलब अब ये 15 मई को स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगला जो इसके बाद जो सेशन आएगा वो तकरीबन कोई 8-10 जून के करीब वो स्टार्ट होगा, यानी कि 3 वीक्स के बाद, ठीक हो गया। तो इस तरह करके ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे होता है। तो आप में से जो भी ओरिएंटेशन की क्लास होगी फ्राइडे वाले दिन, वो आप रब्ता हमसे कर लेंगे। ये फ़ोन नंबर्स आपके पास आ रहे हैं अलबहरिया CSS इंस्टीट्यूट के, आप इनके ऊपर रब्ता करेंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी वो प्रोसेस वगैरह आपको बताएंगे वो आप करेंगे। तो फिर उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें पता होगा कि उन्होंने फ्राइडे को क्लास में आना है, उनको थर्सडे को ही हम क्लास का लिंक भेज देंगे, टाइम टेबल हर चीज़ वगैरह भेज देंगे, ठीक है। तो वो लिंक को जस्ट क्लिक करेंगे, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं, लिंक को क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट क्लास में एंटर हो जाएंगे। सिर्फ उनका नेटवर्क ऑन होना चाहिए, सॉफ्टवेयर उन्होंने इंस्टॉल किया होना चाहिए, ठीक है। और बाकी आईडी वगैरह ये वो सारा कुछ जो है वो गिवन होता है, आईडी के थ्रू भी आ सकते हैं, लेकिन लिंक को क्लिक करें तो भी डायरेक्ट आप एंटर हो जाते हैं क्लास में। अच्छा जी, बहरहाल मैं कुछ अब आता हूँ, ये तो हो गया ना क्लास का पूरा मैंने ब्रीफ कर दिया। अगर क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं, और आपको जनरल क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। पूछा गया जी ज्योग्राफी के बाद कौन से सब्जेक्ट रख लें। बेटा ज्योग्राफी के साथ आप मेरा तो ख्याल ये है कि आप ज्योग्राफी के साथ कुछ थोड़ा सा साइंसेस का टच भी दें। अब डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी स्टडीज़ का बैकग्राउंड क्या है। तो आप असल में ना सब्जेक्ट के हवाले से अब इस तरह से रैंडमली बताना ज़रा मुश्किल इसलिए होता है कि मुझे आपके बैकग्राउंड का नहीं पता, मुझे आपकी पर्सनल स्किल्स का नहीं पता, तो इसलिए
सब्जेक्ट की सिलेक्शन के हवाले से ज़्यादा बेहतर जो आइडिया है वो ये है कि आप जो ये अलबहरिया के जो हमारे पास स्टाफ अवेलेबल होता है, फ़ोन करें, बड़ी डिटेल में आपको वो गाइड करते हैं और वो पूरा बताते हैं। बाकी फिर फर्दर भी आपको पता है कि मैं भी अप्रोचेबल हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं है, आप मेरे से बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, प्रेसी की प्रिपरेशन विद आई सी इन प्रेसी जी, जो मैंने समझ पाया हूँ वो आप ये पूछना चाह रहे हैं जी, प्रेसी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो प्रेसी की प्रिपरेशन बेटा इसी तरह से है कि अब ज़ाहिर है आप अगर क्लास में जब आते हैं तो फिर मैं आपको बिल्कुल एक सेंटेंस लेवल की प्रेसी से स्टार्ट करवाता हूँ और पैराग्राफ और फिर कंप्लीट पैसेज पे लेके जाता हूँ, फिर उसका डिफिकल्ट लेवल इम्प्रूव करता चला जाता हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। जी 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 जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, क्वेश्चन आया है कि सर हाउ कैन वी स्ट्रांगली आवर इंग्लिश चलो ठीक है, आपके क्वेश्चंस ही बता रहे हैं कि आपकी इंग्लिश को बहुत है ना वो मल्टीविटामिन्स खिलाने की ज़रूरत है। तो बेटा स्ट्रॉन्ग इंग्लिश करना है, मैं अगर एक जनरल सी बात करूं तो रीडिंग स्किल्स, न्यूज़पेपर रीडिंग से अच्छा कोई टूल नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ें और न्यूज़पेपर पढ़ के मेरा यूट्यूब का चैनल है, उस पर एक उसके ऊपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है वोकैबुलरी कार्ड्स का। जो आपको डिफिकल्ट वोकैबुलरी मिलती है उस वोकैबुलरी कार्ड के तरीके से वोकैबुलरी कार्ड्स बनाएं, वोकैबुलरी कार्ड्स बनाएं और उन वोकैबुलरी कार्ड्स की बेस पे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना शुरू करें। आप ये देखेंगे कि अगर आपने वो एक्टिविटी एक मंथ आपने कर ली ना, कि न्यूज़पेपर को पढ़ा, उसमें से डिफिकल्ट वर्ड्स लिए, उसके वोकैबुलरी कार्ड्स बनाए, वो जैसे सारी टेक्निक उधर बताई हुई है, 10 मिनट का वो लेक्चर है, ज़रूर उसको सुनिएगा। तो उसमें अगर आप वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो वोकैबुलरी कार्ड्स वाला जो मेरा मेथड है ना यूट्यूब चैनल पर, उसको जरूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से हैं सर? कंपलसरी सब्जेक्ट में 2 इंग्लिश हैं, इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इस्लामियात। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। लॉ वाला स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट रख सकता है? लॉ वाला तो फिर लॉ रखे ना, अपना लॉ रखे, पॉलिटिकल साइंस रखे, ये उसका अपना सब्जेक्ट है। ज़ारा नकवी कहते हैं जी सर मैंने डबल मास्टर्स किया है एमएससी इकोनॉमिक्स में और एमकॉम, प्लीज़ मुझे सजेस्ट सब्जेक्ट्स। ओके बेटा, आप अब आपका जो कि एरिया एक ही है, एमकॉम भी और इकोनॉमिक्स भी, तो आपको ग्रुप के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो आपको अपने जो रेलेवेंट सब्जेक्ट हैं वो तो 1-2 ही मिलेंगे, आपको बाहर से भी सब्जेक्ट उठाने पड़ेंगे, जैसा कि सोशियोलॉजी है, जैसा कि जर्नलिज्म है, या हो सकता है आप कोई लैंग्वेज अच्छी है तो उर्दू भी आप रख सकते हैं, या फिर दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंसेस, इस तरह के सब्जेक्ट आप देख सकते हैं। आप पहले उनका सिलेबस, जो आपके अपने सब्जेक्ट्स हैं ना, अकाउंटिंग है या जो है वो इकोनॉमिक्स है, आप उसको देखें। अच्छा, इकोनॉमिक्स तो चलें और तरह का थोड़ा सा थ्योरेटिकल और प्लस कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन जो मैथमेटिक्स है या अकाउंटिंग है या स्टैटिस्टिक्स है, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो प्योरली न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, डिजिटल सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स को आप उस वक्त, बेशक आपका अपना फील्ड भी है, लेकिन उस वक्त आप चूज करें जब आप ये कॉन्फिडेंट फील करें, पास पेपर्स, पिछले 10 साल के पास पेपर्स उठा के सॉल्व करें सीएसएस के, क्योंकि अकाउंटिंग का आपका अपना सब्जेक्ट है ना, सॉल्व करें, आपको पता चल जाएगा कि वाकई आपको ये सब्जेक्ट रखना चाहिए कि नहीं, कि किस लेवल का आपने पढ़ा हुआ है और किस लेवल का पेपर इधर आता है। तो अगर तो आप सॉल्व कर गए और खुद आपको पता चल जाएगा, या किसी टीचर को चेक करवा लें, सॉल्व कर गए तो फिर तो आप जरूर रखें अपना सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट को ना छोड़ें। लेकिन अगर वो नहीं कर पाते ना, तो फिर आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का रिस्क ना लें, क्योंकि बात पता है क्या है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में या नंबर सारे आते हैं या सारे जाते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में
न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में आप बिल्कुल भी डाउन जा सकते हैं। सो इसलिए सोच समझ के, अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आपका अपना सब्जेक्ट हो। अदीस ने पूछा सर पास पेपर्स इज इम्पोर्टेंट। यस, पास पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पास पेपर इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट कि सेम वहाँ वहाँ वाले क्वेश्चन इधर आ जाते हैं। पास पेपर इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पूछने का अंदाज पता चलता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है। लेकिन ये कभी नहीं होता कि कभी कोई रिपीट हो गया हो क्वेश्चन, रिपीट नहीं होता, लेकिन जाहिर नॉलेज तो वही है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं बार बार। अच्छा जी, आगे अनस ने पूछा है कि मेरा बैकग्राउंड बीएस पॉलिटिकल साइंस का है, तो ऑप्शनल कौन से अच्छे रहेंगे। आप बेटा पॉलिटिकल साइंस तो ज़रूर रखें, ठीक है। उसके अलावा आप जर्नलिज्म, सोशियोलॉजी वगैरह रखें, और कोई ये अगर कोई आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो, तो ये एनवायरमेंटल साइंसेज या कोई एग्रीकल्चर या इस टाइप का भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। सर आई एम वरीड अबाउट इंग्लिश ग्रामर। जी बिल्कुल, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अपने तौर पर तैयारी करनी है तो आपका अपना वो है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप हमारे साथ अटैच हों और हमारे सिस्टम में आए, तो आप आए मेरी ऑनलाइन क्लास में। आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। और आप ये फील करेंगे कि वाकई आपकी इंप्रूवमेंट हो रही है। फर्स्ट वीक में आपको पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। अक्सर ने कहा सर काइंडली मेरे बैकग्राउंड एमफिल बॉटनी का है, तो मेरे ऑप्शन सब्जेक्ट जी बॉटनी आप रखें, एनवायरमेंटल साइंसेज रखें, ठीक है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो पॉलिटिकल साइंस है ना और सोशियोलॉजी वगैरह, ये 2-3 सब्जेक्ट, और जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म या हिस्ट्री भी किसी हद तक, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके कंपलसरी को भी बड़े हेल्प करते हैं। मतलब पॉलिटिकल साइंस आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा, आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी उसके अंदर भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा, और पाकिस्तान अफेयर्स में भी किसी हद तक कर सकता है। अच्छा, इसी तरह से जी ये साकिब ने स्मार्ट लॉकडाउन वर्सेस स्मार्ट स्टडी ये मेरे उसने जो कमेंट था उसको उसने किया है, बहुत अच्छी बात, थैंक यू साकिब। अच्छा जी, हाउ मेनी आवर स्टडी इज नेसेसरी। इमरान खान ने पूछा है। भाई इमरान खान तो लोगों को सब चीज़ें बताता है, हम इमरान खान को कैसे बता सकते हैं, लेकिन आप भी इमरान खान है तो आपने पूछा है तो हम बता देते हैं कि देखिए डेली जितना मैक्सिमम आप पढ़ सकते हैं ना उतना पढ़ें, ठीक है। मेरा ख्याल है कि 8-10 घंटे तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो पढ़ें, अगर आपके पास कोई और काम नहीं, ठीक है। लेकिन बर्डन बना के नहीं, रिलैक्स रह के। जिस वक्त किसी सब्जेक्ट ने तंग करना शुरू किया, बोर होने शुरू हुए, उठें, घर के बाकी लोगों से बातचीत करें, नमाज पढ़ें, ठीक है। किसी को थप्पड़ मारें, किसी से थप्पड़ खाएं, घर में एक दूसरे के साथ ज़रा हंसी मजाक करें, और 5-10 मिनट के बाद फिर आके बैठ जाएं, ठीक है। तो लेकिन ना रिलैक्स होकर पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, और जो पढ़ना है उसके नोट्स पॉइंट वाइज साथ साथ बनाना, ठीक है, ताकि आप कॉन्फिडेंस होते जाएं, कॉन्फिडेंस आप में आता जाए, आप कॉन्फिडेंट हो जाएं। रैनर मार्टन विच सिलेक्टेड पोर्शन प्लीज। अच्छा, आसिफ ने पूछा है कि रैनर मार्टन में कौन सा पोर्शन। बेटा मैंने रैनर मार्टन में बताया टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाले एरियाज आप जरूर पढ़ें। बाकी जो डीप ग्रामर है, एनालिसिस वगैरह, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, इसके बाद जी ज़ारा ने फिर पूछा है, अच्छा ये तो आपने पहले पूछ लिया था, वही क्वेश्चन फिर से आने शुरू हो गया मुझे लगता है। सही है। अच्छा जी, हाँ ये कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। अच्छा जी, आगे पूछा गया सर गाइडेंस अबाउट व्हिच बुक इज द बेस्ट फॉर इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के लिए जी अभी ये निंदवानी, बासित अली निंदवानी साहब ने पूछा है। आई एम सॉरी इफ आई कॉल योर नेम रॉन्गली। सो बहरहाल इंग्लिश ग्रामर के हवाले से बेसिकली जो बुक इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ वो है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर। ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है जॉन ईस्टवुड की, वो पढ़ें तो इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं जी। कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं तो मैं थोड़ा सा उसको ओमिट भी करता जा रहा हूँ। बेस्ट रहेंगे जी, बिल्कुल ठीक है। आपका सताम ने पूछा
जी आप अपने सब्जेक्ट जो हैं उसका बैकग्राउंड आपका है केमिस्ट्री वगैरह बॉटनी वगैरह जी, तो आपको अपने सब्जेक्ट साइंसेस वगैरह ज़रूर रखने चाहिए, लेकिन साथ आप एडिशनल भी तो कुछ ना कुछ रखने पड़ेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस अच्छा है। अच्छा जी, गाइड सम टेक्निक्स टू मेमोराइज ईडियम्स। अच्छा, ये वोकेबलरी का बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का, ईडियम्स का स्पेशली। ईडियम्स का ना मैंने एक बड़ी टेक्निक रखी हुई है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है ईडियम्स की, जो मैं स्टूडेंट्स के साथ इकट्ठा शेयर नहीं करता, मैं उनके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ, लेकिन उसको ईडियम्स को मैंने पार्ट्स में डिवाइड पता किस तरह किया हुआ है, टॉपिक वाइज। मैंने अल्फाबेटिकली उनको अरेंज नहीं किया। एक टॉपिक पकड़ा है, मतलब सक्सेस से रिलेटेड ईडियम किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं, उन सब के मैंने इकट्ठे किए हुए हैं। फेलियर से रिलेटेड कितने हैं वो किए हुए हैं। डिटर्मिनेशन वाले कौन से हैं, लूज हार्ट वाले कौन से हैं, और वो सक्सेस वाले कौन से हैं, हार्डवर्क वाले ईडियम्स कौन से हैं। इस तरह डिफरेंट टॉपिक्स के में डिवाइड करके कोई 15 के करीब मैंने एरियाज बनाए हुए हैं जिनमें ईडियम्स को मैंने डिवाइड किया है। फॉर एग्जाम्पल 2000 ईडियम है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ। उन 2000 ईडियम को मैंने 15 अगर पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो जाहिर है एक लिस्ट में तो 100 के करीब ही आएंगे ना, ये 150 होंगे मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, वो मैं एक लिस्ट उनको देता हूँ और एक वीक में उस लिस्ट का टेस्ट ले लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीक में एक नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है, उसका टेस्ट ले लेता हूँ। तो चूंकि वो मिलते जुलते इडियम्स होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उनका मीनिंग भी मैच करता है, तो स्टूडेंट को याद रखने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई हैं जो एक जैसे वर्ड्स आते हैं इडियम्स में, उसकी कुछ लिस्ट हैं 4-5, वो भी मैं बाद में शेयर करता हूँ स्टूडेंट से। अच्छा, और स्पेशली ये जो टॉपिक वाइज इडियम्स है ना, ये मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि इसका फायदा इडियम्स का उधर भी होता है, आपके जो पेपर 2 है उसमें भी होता है, और ऐसे राइटिंग में भी होता है, ठीक है। ऐसे राइटिंग में भी आप इडियम्स बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, अगर आपको पहले से ही इडियम्स एक टॉपिक वाइज आपने याद किए हुए हैं। अल्फाबेटिकली का उतना फायदा नहीं होता जितना कि लॉन्ग ऐसे के अंदर जितना टॉपिक वाइज करने का होता है, तो मैंने टॉपिक वाइज उनको अरेंज किया हुआ है, तो बच्चे के लिए बड़ी आसानी हो जाती है। अच्छा जी, इस तरह। अच्छा, और दूसरा इडियम्स का मेमोराइज नहीं करते बेटा, याद रखें किसी चीज को रट्टा नहीं लगा, समझ के पढ़ना है। और वोकेबलरी जो है ना, वोकेबलरी के बारे में बड़ी मजे की बात आ गई जहन में, ठीक है ना, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा भी देगी और बड़ा फायदा भी देगी। वोकेबलरी में जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम्स हैं, इडियम्स हैं, पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं, या और भी वोकेबलरी की इंप्रूवमेंट की जहां तक बात है, वोकेबलरी इंप्रूवमेंट में याद रखें कि समझ के पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। और मैं ये आपको कहता हूं कि आपकी वोकेबलरी उस दिन इंप्रूव समझी जाएगी, आपकी वोकेबलरी उस दिन इंप्रूव नहीं समझी जाएगी कि जिस दिन आपकी वोकेबलरी उस दिन इंप्रूव्ड वोकेबलरी नहीं समझी जाएगी जिस दिन आपने किसी एक बुक के सारे वर्ड्स को रट्टा लगा लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी वोकेबलरी उस दिन अच्छी समझी जाएगी जिस दिन आपके तुक्के ठीक होने शुरू हो गए, आपका गेस वर्क ठीक होना शुरू हो गया। ये बड़ी मजे की बात है। समझ के पढ़ें इडियम्स को। एक इडियम पे एक दिन आपके सामने आया, नेक्स्ट डे फिर आपके सामने आया, फिर आपके सामने आया, करते करते किसी दिन आपने उसको यूज किया, किसी दिन यूज नहीं किया, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप इडियम्स को यूज करते जाएंगे अपनी राइटिंग में भी, तो वो आपके पक्के होते जाएंगे आपके माइंड में। तो ईडियम में कभी भी रट्टा लगाने की कोशिश ना करें, उसको समझने की कोशिश करें, वोकेबलरी को समझने की कोशिश करें। वोकेबलरी के लिए जो वर्ड्स हैं उसमें प्रीफिक्सेस सफिक्सेस हमें बड़ी हेल्प करते हैं। आगे आने वाले दिनों में मेरे चैनल पे वोकेबलरी के लेक्चर्स प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस के भी आने वाले हैं, तो उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो हेल्प करते हैं हमारे वोकेबलरी डेवलपमेंट। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं जी। प्लीज मेक सजेस्ट बेस्ट इंग्लिश बुक विद उर्दू। जुबैर अख्तर ने पूछा है जी, उर्दू में इंग्लिश की कौन सी ग्रामर अच्छी है? बेटा मेरे से ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे ना, इंग्लिश सीखने के लिए किसी उर्दू ग्रामर को ना पकड़े, इंटरनेशनल ग्रामर को पकड़े, ठीक है, छोड़ दें जान उर्दू की।
जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। मेरी बात आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, देखिए मैं उर्दू बोल रहा हूँ, आई लव माई लैंग्वेज, आई लव उर्दू, आई लव पाकिस्तान, आई लव इस्लाम, आई लव माई रिलीजन, आई लव माई लैंग्वेज, आई लव माई कंट्री। उर्दू मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए उर्दू का सहारा जिसने लिया है ना, वो नाकाम हुआ है। ये बात तो ठीक है कि स्कूल लेवल पे चलें जी, चल गया काम, वो तो स्कूल लेवल था ना, लेकिन कंपटीशन के लेवल पे आप को बाद में समझ आए, लेट समझ आए या जल्दी समझ आए, समझना तो यही पड़ेगा आपको कि उर्दू से इंग्लिश सीखी नहीं जा सकती। ठीक है, सो इंग्लिश की बुक पकड़ें। रह गया ट्रांसलेशन वाला एक क्वेश्चन होता है, तो वो अलग से पढ़ा जाता है, वो उस तरह से आपको उर्दू बुक से हेल्प नहीं मिलती उसकी। आगे जी, सदाम ने पूछा जी जॉब के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी जॉब के साथ साथ अपना टाइम टेबल मैनेज करें और जितना भी टाइम अवेलेबल है वो दें, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाला है। बिल्कुल जॉब के साथ बड़े लोग कर लेते हैं। पीपीएससी की प्रिपरेशन का बता दें जी, पीपीएससी की प्रिपरेशन भी बिल्कुल है, मतलब जो हमारी क्लास चल रही है उसको मैं, मतलब चूँकि पीएमएस और जो सीएसएस है उसका इंग्लिश का जो दोनों पेपर्स हैं उसका सिलेबस इतना डिफरेंट नहीं है, तो इसलिए वो दोनों को मिला के ही हम चलाते हैं। अच्छा, सनाउल्लाह ने पूछा है जी फ़ी कितना है। बेटा फ़ी के लिए आप ना ये नंबर नोट कर लें पेज में से, आप उनसे रब्ता करें, वो आपको सारा बता देंगे। अच्छा जी, आगे है जी, ठीक हो गया, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं, मैं ज़रा स्किप कर लूँ। सर अपने ऑनलाइन कोर्स की फ़ी कितनी है ऑनलाइन की? जी, सरवान ने पूछा है कि आप ऑनलाइन कोर्स डायरेक्ट, जी जी बेटा, ऑनलाइन ऑनलाइन मैं बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स जो है वो बिल्कुल बेस से स्टार्ट करवाता हूँ और फिर स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, मेरा मेथड यही है। ठीक है, और फीस वगैरह का आप एकेडमी वालों से पूछ लेना, वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। हैंड राइटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, हाँ यस, महर सईद ने वो क्वेश्चन पूछा है कि जो आज का यूनिक क्वेश्चन, हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको अच्छी करना शुरू कर दें। ये मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आपका एग्जामिनर बुरी हैंड राइटिंग को टॉलरेट नहीं करता। ठीक है, अच्छा, और अच्छा अब बुरी हैंड राइटिंग का क्या मतलब है, मैं ये नहीं कहता कि आपने कोई मोती परोए हुए और बहुत अच्छी राइटिंग, जैसे कुछ लोगों की तो बड़ी प्यारी होती है ना, वो नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि समझ आनी चाहिए, और समझ इस तरह से आनी चाहिए कि प्रोपोर्शनल किस्म की राइटिंग होनी चाहिए। देखिए ना, हम जब ज्वाइनिंग राइटिंग करते हैं तो उसमें एल जब हम लिखते हैं, स्मॉल एल वो छोटा होता है, और स्मॉल ई वो, स्मॉल एल थोड़ा बड़ा होता है, 3 लाइंस पे आता है, और स्मॉल ई छोटा होता है। तो प्रोपोर्शन का मतलब ये कि एल बड़ा हुआ लिखा हुआ नजर आना चाहिए और ई छोटा लिखा हुआ नजर आना चाहिए, ये मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग में इस तरह की मिस्टेक्स हैं जिससे कि आपका एग्जामिनर कंफ्यूज होगा, तो फिर आप जरूर अपनी हैंडराइटिंग पे तवज्जो दें। लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग पढ़ी जाती है और आपकी स्पीड भी ठीक है लिखने की, तो फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर उसको बहुत ज्यादा आपको हैंडराइटिंग की एकेडमी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया जी, और आगे चलते हैं जी। जॉब होल्डर फर्स्ट टाइम में अगर क्लास ना अटेंड कर सकें तो उनके लिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। शाह जमान ने पूछा है। बेटा शाह जमान खटक, मेरी जो क्लास है ना उसका टाइम होता ही मोस्टली शाम का है, इवनिंग का टाइम होता है। ठीक है, होता ही इवनिंग का टाइम है। मुझे पता है जॉब करने वाले बहुत सारे लोग, आजकल भी मेरी क्लास में जॉब करने वाले कई लोग हैं, लेकिन आजकल जो कि लॉकडाउन है और रोजे भी हैं, तो मैंने थोड़ा सा अर्ली का टाइम अफ्तारी से पहले का रखा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह टाइम हम आपके पूरा आपके उस कंसिडरेशन को देख के करेंगे। और वैसे ही ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि जॉब वालों के लिए मेरा जो टाइम है वो उनको सोच के मैंने रखा हुआ है, और मेरे जो सेशन है वो ज्यादा चलते ही शाम को 5 बजे के बाद। ठीक है, तो इसलिए उस को टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है आपको। चलें जी, इन्होंने कहा है जी कि मैं MBA किया हुआ है सर का क्या हूँ सर। ठीक है, क्वेश्चन नहीं मुझे समझ आया। इंग्लिश वोकैबलरी कैसे है इम्प्रूव करनी, मैं आंसर दे चुका इसका भी। सर मेरी साइकोलॉजी है BA में, सो जी बिल्कुल आप सब साइकोलॉजी सिलेक्ट करें, लेकिन
बीए में साइकोलॉजी पढ़ी है तो वो तो रटा शटा से भी हो सकती है, लेकिन देखें ज़रा कि आपका सिलेबस जो सीएसएस का है उसको आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वैसे साइकोलॉजी एक ट्रिकी सब्जेक्ट है, मेरा सजेशन यही है कि ना रखें। हाँ, अगर आपने मास्टर्स किया होता साइकोलॉजी में तो फिर आपको ज़्यादा कमांड होने की, फिर आप शायद रख लेते। ठीक हो गया जी। जी आगे है जी, हाउ टू गेट रेफरेंसेस एंड आइडियाज फॉर इंग्लिश एसे। हाँ, इंग्लिश एसे के लिए रेफरेंसेस और आइडियाज के लिए देखें, अगर तो आप हमारा सेशन ज्वाइन करते हैं ना, तो फिर तो सीधी सी बात है कि मटेरियल हम ही सारा प्रोवाइड करेंगे। उसमें मटेरियल में दो तरह की चीज़ें होंगी, एक तो आर्टिकल्स होंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स, जिस भी टॉपिक के बारे में हम आपको टास्क देंगे उस टॉपिक के बारे में आपको एक तो आर्टिकल्स देंगे और दूसरा हम आपको आउटलाइन देंगे बना हुआ। ठीक है, वो आउटलाइन जो है उसको आप थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, क्योंकि जो आउटलाइन मैं देता हूं वो आउटलाइन एग्जैक्टली उस एसे का आउटलाइन नहीं होता, वो एक जनरल आउटलाइन होता है। मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड मैंने आउटलाइन दिया, एजुकेशन इन पाकिस्तान, और मैंने टॉपिक ऐसा दिया एजुकेशन के बारे में कि जिसमें उस आउटलाइन को थोड़ा मॉडिफाई स्टूडेंट करेगा तो ऐसे लिख पाएगा, सीधा सीधा नहीं लिख पाएगा। तो वो मॉडिफिकेशन के लिए मैं जानबूझ के देता हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो इस तरह के ट्रिक्स से निकलना सीखे। ठीक है, फिर मैं उनको गाइड करता हूँ। अच्छा जी, और बाकी रह गई बात ये कि जनरली अगर आपने क्लास के अलावा बात कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ें, डिफरेंट आप ऐसा करें ना कि आप अपने कंप्यूटर पे कुछ 10-12 डिफरेंट फाइल्स बना लें, वर्ड फाइल्स। ठीक है, एक एजुकेशन की बना लें, एक इकोनॉमिक्स की बना लें, ठीक है, एक पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की बना लें, एक पाकिस्तान चाइना रिलेशन की, पाकिस्तान अमेरिका रिलेशन की बना लें, ठीक है, एक कश्मीर के ऊपर बना लें, ठीक है, ठीक है, एक आजकल फिर अब ये कोरोना आ गया तो अब मेडिकल साइंसेस से रिलेटेड भी एक बना लें। तो उन सब में जो जो आप न्यूज़पेपर से पढ़ते जाएं, कोई भी न्यू आइडियाज़ आपको मिलें तो आप उनको वहाँ पे नोट करें, और आपका एक ना पूरा डॉक्यूमेंट्री आपके पास बनती चली जाएगी डेट वाइज कि, और आपके पास वो एट द एंड आप देखेंगे कि आफ्टर 3-4 मंथ्स आपके पास हर टॉपिक में काफ़ी सारे आइडियाज़ आ चुके होंगे। ठीक है, इस तरह से आप उसको कंटिन्यू रखें। जी, ऐसे के बारे में बता दिया बेटा मैंने। फिर उसके बाद है जी जी इसके बाद आगे है जी, आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट एंड वांट टू अपीयर इन एग्जाम। इसके सब्जेक्ट से इससे कुछ डिफरेंट है, एनी गाइडेंस और टेक्निक चाहिए। देखिए, सब्जेक्ट का मुझे आइडिया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ये जो आप SOPE कहते हैं ना, ये इसका मुझे आइडिया नहीं है कौन सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन जो कि टॉपिक्स होते हैं, अब चूंकि CSS और PMS के टॉपिक्स भी इंग्लिश के तो काफ़ी मिलते जुलते हैं, मतलब 99% कहा जाए तो मिलते जुलते ही हैं, राइट। तो इस तरह से अगर कुछ उनसे रिलेटेड हैं तो वो CSS की इंग्लिश से अगर रिलेटेड है आपका SOPE वाला, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्यों नहीं। जी कहते हैं जी, सर कैन वी गेट योर नोट्स। जी नोट्स बिल्कुल, आपको जो हम क्लास चलेगी तो साथ साथ नोट्स साथ साथ देते जाएंगे, आपके पास आते जाएंगे। उर्दू ऐसे मेरा तो मशवरा यही है कि इंग्लिश ऐसे लिखना सीख लें, उर्दू खुद ब खुद ही आ जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि आइडियाज़ की कंपोजिशन का आपको पता चल जाएगा कि आपने आइडियाज़ को कंपोज कैसे करना है, और खुद ही से उसका आइडिया हो जाएगा। आगे पूछा जी, सब्जेक्ट फिजिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से हैं। फिजिक्स के साथ रेलेवेंट सब्जेक्ट आप देख लें जो आपको, क्योंकि साइंसेस से बाहर तो आपको निकलना पड़ेगा, फिर आप अपनी इंटरेस्ट की बेस पे देखें। इंग्लिश कंपोजिशन के लिए स्पेसिफिक बुक है, सैफ पिरकानी सैफी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर मैंने किसी का नाम रॉन्ग पढ़ा तो आपने बेटा स्पेसिफिक बुक फॉर इंग्लिश कंपोजिशन, आप एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश भी दे सकते हैं, पुरानी हो गई बुक लेकिन अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है। रैनर मार्टन भी मेजर एरियाज को फोकस करती है। ठीक है जी। सर बेस्ट एसेज कौन से होते हैं। बेस्ट एसेज वही होते हैं जो बेस्ट लिखे होते हैं। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं खैर समझ आया, बेस्ट का क्या मतलब आपका है। विच वन बुक इज अप्रिशिएबल फॉर इंग्लिश। जी इंग्लिश की बुक्स के बारे में बता चुका हूँ। हाउ मच टाइम इज इनफ मैं आपको बता चुका।
ठीक हो गया जी। हाउ टू इम्प्रूव आवर हैंड राइटिंग। बेटा हैंड राइटिंग इम्प्रूव के लिए आप, मैं तो स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करता हूँ कि एक डेली जो आप पढ़ रहे हैं उसमें डेली एक 4 लाइंस वाली कॉपी रख लें अपने पास, और डेली एक पेज उसका लिख लें। कोई भी एक पैराग्राफ कहीं से देख के एक पेज उसका डेली लिख लें। बाकी आप करते रहें जो करते हैं, एक पेज डेली लिख लें, आपको प्रोपोर्शन का आइडिया हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूवमेंट आ जाएगी। जी पूछा जी हाउ टू ज्वाइन योर सेशन। बेटा सेशन ज्वाइन करने के लिए यही है कि ये जो पेज है अलबहरिया का, यहाँ से आप फ़ोन नंबर नोट करें और इनके ऊपर आप रब्ता कर लें, तो वो आपको सारा बता देंगे, गाइड कर देंगे। लेकिन ये सारा काम फ्राइडे से पहले करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट सेशन में जाना पड़ेगा। तो फ्राइडे को हमारी क्लास होती है, मैं फ्राइडे को सेशन स्टार्ट करता हूँ। असल तो मंडे को ही क्लास स्टार्ट होती है, लेकिन फ्राइडे को मैं ओरिएंटेशन रखता हूँ हर सेशन की, ताकि स्टूडेंट को मैं जनरली बता सकूँ कि असल में हम क्या करने जा रहे हैं। और मंडे से फिर प्रॉपर स्टडी स्टार्ट होती है, और फ्राइडे को मैं फिर जनरली बताने के बाद फिर मैं सैटरडे के लिए मंडे के लिए होमवर्क दे के भेजता हूँ। लेटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ पीएमएस जी, ये बेटा जो सेशन मेरा चल रहा है ना, इसमें मैं लेटर और एप्लीकेशन जो पीएमएस का एक एडिशनल क्वेश्चन होता है उसको भी टारगेट करूंगा इंशाल्लाह जी। इसके बाद जी आई एम फ्रॉम बलोचिस्तान, आई विल जॉइन योर क्लास। चलें ठीक हो गया जी। एमफिल फिजिक्स किया है तो मैं कौन से सब्जेक्ट चूज करूं? काइंडली सजेस्ट सम बुक्स फॉर पाक स्टडीज। पाक स्टडीज के लिए स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है कुरैशी की, फिर उसके बाद ये कारवान वालों की बुक्स अच्छी होती है, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा राइटर का, कारवान वालों की बुक है वो अच्छी है। अच्छा जी, करंट अफेयर्स के लिए क्या बेस्ट है? करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बेस्ट है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बेस्ट है। न्यूज़पेपर के अलावा करंट अफेयर्स कहीं से अच्छे तैयार नहीं हो सकते। हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट आप पढ़ें, टाइम मैगजीन पढ़ें, ठीक है, वो तो ठीक है, वो ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। लेकिन न्यूज़पेपर, डॉन न्यूज़पेपर, सिर्फ डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना। बाकी कई न्यूज़पेपर में ग्रामर की मिस्टेक्स होती है, डॉन में मैंने देखा है सबसे कम मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की। कभी कभार हो भी जाती है, वो भी इंसान है आखिर लिखने वाले। लेकिन डॉन न्यूज़पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि उसकी लैंग्वेज जो है ना, वो इडियोमेटिक लैंग्वेज है। वो बड़ी प्यारी लैंग्वेज यूज करते हैं और आपका उसकी रीडिंग करने से आपका एक्सप्रेशन बड़ा जबरदस्त बन जाता है। और ये जो है नेशन और ये न्यूज़ वगैरह, न्यूज़ तो बिल्कुल ही फजूल है, उसकी इंग्लिश तो पता नहीं उन्होंने राइटर्स कैसे रखे हुए हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सबसे अच्छी डॉन न्यूज़पेपर की इंग्लिश है। पूछा गया जी, ये महविश है, इन्होंने पूछा स्टूडेंट जोलॉजी बड़े गेटिंग सब्जेक्ट पास्ट। देखिए बेटा महविश, बेटा बात ये है कि हर वो सब्जेक्ट आपको नंबर देगा, मार्क्स देगा जो जिसमें के अंदर आपको इंटरेस्ट है। तो मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ कि सब्जेक्ट वो रखें जो आपको इंटरेस्टिंग लगे, खामखा किसी की बातों में ना आए, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इसके हवाले से और भी कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास के हवाले से मैंने आपको पूरा ब्रीफ कर दिया है। मज़ीद कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ये फ़ोन नंबर्स जो हैं पेज के ऊपर, वहाँ से लेके तो रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरा हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, कयूम अलीज़ई बोलता है जी कि सर नोट्स बनाने में मुश्किल होती है, हाउ टू ओवरकम दिस। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नोट्स बनाने में वाकई बड़ी प्रॉब्लम होती है। देखिए वैसे तो मैं आने वाले दिनों में अपने YouTube पे भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, हाउ टू मेक नोट्स। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि नोट्स बनाने के लिए ना, याद रखें जब आपको टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें 3 लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन को माइंड में रखें। एक तो जनरल लेवल, मेन आइडिया जो कि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। दूसरा आपका होता है कंट्रोलिंग आइडियाज, कि अब उसमें सब आइडियाज कौन से आ रहे हैं। और तीसरा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे छोटा है, तो जो होता है जो डिटेल्स होती हैं, जो कंट्रोलिंग आइडियाज को भी आगे डिटेल्स जिनकी बताती है, ठीक है। मतलब मैं अगर ये कहूं
कि अल-बहरिया CSS इंस्टीट्यूट नहीं, द स्टूडेंट्स ऑफ अल-बहरिया CSS इंस्टीट्यूट आर वेरी हार्ड वर्किंग because they study 10 hours a day। अब इन तीनों चीजों के, इस पूरे लाइन के अंदर मैंने 3 चीजें बताई हैं। नंबर 1 मेन टॉपिक है कि इसमें मैं स्टूडेंट्स ऑफ अल-बहरिया इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद सब आइडिया बताया है कि वो हार्ड वर्किंग है, वो सेकंड लेवल का आइडिया है। और थर्ड लेवल का आइडिया है, उनकी एग्जांपल दी है आगे, उनका मैंने डिटेल दी है कि वो 10 आवर्स डेली पढ़ते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ कि 3 लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपके माइंड में होंगे तो आपको नोट्स बनाने में बड़ी आसानी होगी। तो चलें जी, आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे, आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे और इंशाल्लाह, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी सेशन हम रखेंगे ना, वो हम पहले से अनाउंस करके रखेंगे ताकि जो भी लोग आना चाहें और आप लोगों को भी पहले से पता चल जाए कि मेरा सेशन है ऑनलाइन, तो आप आ जाएं। रह गई बात ये कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसको ज्वाइन करने के लिए जो भी लोग विलिंग हों, हमारा इसी फ्राइडे को 15 मई को स्टार्ट हो रहा है, 15 मई को सेशन स्टार्ट हो रहा है, 5 डेज अ वीक, ठीक है। उसकी क्लास है और 1 आवर डेली है और बाकी डिटेल्स मैंने बता दी थी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे।